हेलो एवरीवन। इधर ऑफिस वर्क में कुछ दिन बिजी हो गया था, इस कारण से वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गई। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमनेस्टी इंटरनेशनल एनजीओ को बैन किया है। इसके पहले भी 2015 में ग्रीन पीस को बैन किया गया था। तो 2014 से लेकर 2020 तक नियरली 20,000 एनजीओ को बैन किया गया इंडिया में। तो आखिर क्यों बैन किया गया, ऐसा क्या कारण था? देखिए, एनजीओ को वर्क करने के लिए चाहिए होता है कैपिटल, यानी कि पैसा, फिनांस। कई बार वो बाहर के कंट्री से पैसे लेते हैं। अब विवाद जो है वो यहीं पे आता है, जब वो फॉरेन कंट्री से डोनेशन या किसी भी फॉर्म में पैसे लेते हैं। तो इससे पहले हम इन इश्यूज़ पे आए, पहले एनजीओ के एक स्ट्रक्चर्स के बारे में देख लेते हैं, कैसे वर्क करते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं, इनके स्टाफ की ये सैलरी कहाँ से देते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, एनजीओ क्या है? एनजीओ एक होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसमें गवर्नमेंट की मिनिमम इन्वॉल्वमेंट या फिर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर होता है। अब अगर यूनाइटेड नेशंस के प्रॉपर डेफिनेशन से अगर हम देखें एनजीओ को, तो ये एक नॉन प्रॉफिट वॉलेंटरी सिटीजन्स ग्रुप होता है विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन ए लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, जिनका मेन फोकस होता है ह्यूमैनिटेरियन इशूज़, यानी कि मानवीय जो इश्यूज़ हैं, जैसे गरीबी, भूखमरी यानी कि हंगर, इन सब इश्यूज़ पे, सोशल जस्टिस पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, इन सब चीज़ों पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, बिना किसी रिटर्न के, बिना किसी उम्मीद के कि उन्हें कुछ फ़ायदा होगा। नाउ ये तो हुई प्रॉपर डेफिनेशन की बात। अगर हम बात करें लेवल ऑफ ऑपरेशन की, कि ये किस किस लेवल पे काम करते हैं, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये ग्राउंड लेवल पे हम बात करें तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, CBOs। फिर उसके बाद सिटी वाइड ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, जैसे कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कोलिशन ऑफ बिजनेस, एथिक्स और एजुकेशनल ग्रुप्स हो गए। फिर स्टेट लेवल पे भी होते हैं, जैसे स्टेट एनजीओज होते हैं बहुत सारे। फिर नेशनल लेवल पे एनजीओज होते हैं, जैसे कि YMCAs, प्रोफेशनल एसोसिएशंस हो गए। इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं, जैसे कि सेव द चिल्ड्रन एनजीओ है। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल भी एक ग्लोबल लेवल पे है। और अगर इनकी फंडिंग की बात करें तो ये डोनेशंस के थ्रू इनकी फंडिंग होती है, वॉलंटियर के रूप में भी होती है, जैसे कुछ लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिए और ख़ुद से वहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पैसे। तीसरा है चैरिटेबल ट्रस्ट के भी रूप में ये करते हैं काम, जिससे इन्हें डोनेशंस मिलते हैं यहाँ पे। फोर्थ है, कुछ चीज़ें ये सामान बेचते भी हैं, जिससे कि उससे जो मुनाफा होता है उससे वो अपने विजन को इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड लेवल पे। देखिए, सारा इशू यहीं आता है फंडिंग को लेके। कोई एनजीओ अगर जेन्युइन है तो उन्हें कुछ लॉ जो इंडिया में है उसको फॉलो करने ही होंगे। जैसे कि अगर वो रजिस्टर्ड है जो एनजीओ, तो उनको पैन कार्ड अपना देना ही होगा। फिर उनको है कि रजिस्टर करना होगा अपने आप को अंडर सेक्शन 12A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। फिर उसके बाद है रजिस्ट्रेशन करना होगा अंडर सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। फिर है FCRA रजिस्ट्रेशन। देखिए, सारा इशू जो है ना वो इसी एक्ट पे आके रुक जाते हैं, क्योंकि अगर किसी एनजीओ को बाहर से डोनेशन या पैसा या कुछ भी फाइनेंस एक्सेप्ट करना है तो उसे FCRA गाइडलाइंस के तहत रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमनेस्टी इंटरनेशनल को बैन किया और भी लगभग 20,000 एनजीओज को बैन किया है। क्यों? क्योंकि सरकार लगातार 3-4 साल उनको एक एप्लीकेशन दिया कि भैया आपके पास पैसा जो आ रहा है विदेशों से, वो कहाँ, उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से ला रहे हो आप और किस पर्पस के लिए आप ला रहे हो। जैसे आप अगर हंगर मिटाने के लिए यहाँ पे कर रहे हो, या जो दिव्यांग हैं उनके व्हील चेयर्स के लिए कर रहे हो, या ट्राइबल एरियाज़ में डेवलपमेंट के लिए पैसा, किस पर्पस के लिए मंगा रहे हो, मुझे बस ये बता दो कि पैसा कितना आया और आपने कहाँ पे खर्च किया। अब एनजीओ यही हिसाब नहीं दे पा रहे थे। अब क्यों नहीं दे पा रहे थे, मैं बताता हूँ। वो जो पैसा था कई बार एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स को भड़काने के लिए, मास कन्वर्जन, एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्जन के लिए उस पैसे का इस्तेमाल हो रहा था। इस गवर्नमेंट को, या फिर और भी कई गवर्नमेंट पिछले भी रहे हैं, उनको डीस्टेबलाइज करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही थी। प्लस बहुत सारे एनजीओ जो थे वो मैक्सिमम पैसे को दिखा रहे थे कि हमारी जो एनजीओ है उसके मेंटेनेंस में ही आधे पैसे लग गए,
स्टाफ की सैलरी हो गई और भी जो हम एक्टिविटी करते हैं उसमें ही खर्च हो गए, और बाकी जो पैसा बचा वो हम डेवलपमेंट, जो भी पॉवर्टी स्ट्रिकन एरियाज़ हैं, जहाँ गरीब हैं, जहाँ पे हंगर ज़्यादा है, दिव्यांग लोग हैं, वहाँ पे हमने खर्च किया। तो सरकार ने वहाँ भी एक लिमिट लगाया कि आप कुछ हिस्सा ही अपने स्टाफ की सैलरी के लिए और मेंटेनेंस के लिए रखोगे, बाकी जो भी पैसा है वो सिर्फ उस पर्पज़ के लिए जिस पर्पज़ के लिए आपने मंगाया है। अब इससे हुआ ये कि वो उनका जो भी पर्पस था, इलीगल पर्पस था, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो वो सर्टेनली गवर्नमेंट के अगेंस्ट में तो कहेंगे ही, क्योंकि पहले उन पे कोई रोकथाम नहीं था, अब उन पे रोक लगाया जा रहा है, उनके इलीगल पर्पस को रोका जा रहा है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। क्या गवर्नमेंट ने सही किया या नहीं किया? और लास्ट में जाते जाते कुछ एनजीओ जो वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो है स्माइल फाउंडेशन, जो कि अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ में एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। नन्ही कली, जो कि एक अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स सेक्शन जो हैं उनके लिए काम करती है। फिर गूंज फाउंडेशन है, जो कि डिजास्टर या ह्यूमैनिटी कैटेगरी में हेल्प करती है लोगों को। हेल्पेज इंडिया हो गई, जो कि हमारे बुजुर्गों की सेवा के लिए रहती है। क्राई हो गया, यानी कि चाइल्ड राइट्स एंड यूथ। देन किस फाउंडेशन हो गया फॉर ट्राइबल, जैसे कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, किस इसे कहते हैं हम, जो कि पिछड़ी जातियों के लिए, ट्राइबल्स के लिए काम करती है। फिर एक एनजीओ है प्रथम, आई होप आप सबने ये ज़रूर सुना होगा, ये वाकई बहुत अच्छी है, जो कि स्लम एरियाज़ में स्लम चिल्ड्रंस के लिए काम करती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।